विद्यार्थी मित्रों, आज हम राजभाषा हिंदी इस विभाग के अंतर्गत दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वह राजभाषा और राष्ट्रभाषा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसको देखने वाले हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ ये हो गया कि इतिहास की दृष्टि से, मतलब जो देश का इतिहास है, मैंने इसके पूर्व भी कहा था कि जिस देश का इतिहास जितना अधिक बड़ा होता है उस देश का साहित्य एवं भाषा भी उतना अधिक विस्तारित होता है, उतना अधिक व्यापक होता है। क्योंकि भारत पर, हिंदुस्तान पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है, यहाँ पर उनकी सत्ता रही है। इस कारण देश का इतिहास विस्तृत है और जाहिर सी बात है तो जब वो आए अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को भी वो साथ लेकर आए और यहाँ पर जैसे रहे, यहाँ पर ही उन्होंने कार्य वगैरह किया, शासन प्रशासनिक कार्य वगैरह किया है, तो उनका जो प्रभाव है सामाजिकता के संदर्भ में, धार्मिकता के संदर्भ में, सांस्कृतिकता के संदर्भ में, साहित्यिक दृष्टि से या फिर भाषा की दृष्टि से भी प्रभाव होना पड़ना स्वाभाविक ही था और स्वाभाविक ही रहा है। इस कारण हमको जो आज की जो राजभाषा हमारी बनी है इसके इतिहास को देखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर एक भाषा का अपना एक इतिहास होता है, प्रत्येक भाषा का। तो राजभाषा का भी अपना एक इतिहास है। तो हमको जो है, जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो हमें प्राचीन भारतीय भाषाओं को या उसके प्राचीन रूप को देखना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक जगहों पर प्राचीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यों के गठन, उसकी शासन पद्धति की विस्तृत व्याख्या मिलती है। इसके पूर्व भी जो प्रशासन चलते रहे हैं उनको कई उसकी व्याख्या दिखाई देती है। और मतलब जिसमें वेद है, जो 4 वेद हम देखते हैं अक्सर जिसकी बात होती है, तो वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी राजा, उनके प्रकार की नियुक्ति, मंत्री एवं पदाधिकारी, उनकी आचार संहिता, प्रशासन, अधिकारियों की योग्यता और कर्तव्यों आदि के उदाहरण हमें मिलते हैं, जो वे प्राचीन भारतीय भाषाओं का जब ये प्रयोग करते रहे हैं। अब देखिए, इस प्रकार सेनानी कुछ एक शब्द भी है आज भी जो प्रचलित है, संभवतः ये प्राचीन शब्द है भारतीय भाषाओं के, आज भी ये प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि सेनानी, राष्ट्र, साम्राज्य, प्रजा, ये जो इत्यादि जो शब्द है ये आज भी कई 100 साल, हजारों साल के बाद भी इनका प्रयोग जो है हमें मिलता है। ये व्यवहार में ये जो है काफी लोकप्रिय इस प्रकार के शब्द हमको आज भी दिखाई देते हैं। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा और मैं पीछे जाता हूं कि आप कौटिल्य को तो जानते होंगे। कौटिल्य जो जिन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की, उन्होंने इस भाषा के संदर्भ में 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं गिनाई हैं। एक राजभाषा में क्या क्या होना चाहिए। वे कहते हैं या उनके मतानुसार शासन की भाषा में अर्थक्रम कैसा, संबंध, एक दूसरे से संबंध, परिपूर्णता, वो पूर्ण हो, उसके बाद माधुर्य यानी अंदर प्रेम हो, औदार्य यानी बड़ापन हो, और स्पष्टता, स्पष्ट हो। ये 6 गुण जो है का होना अत्यंत आवश्यक माना है। किसने? कौटिल्य जी ने ये बात कही है। इसके बाद जैसे हमने संस्कृत भाषा की बात की, इसके बाद जैसे जैसे भाषा परिवर्तित हुई, आपको मैं भाषा का विकास भी यद्यपि बताऊं या हिंदी भाषा का विकास की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा रही है। संस्कृत और उसके कई रूप रहे हैं, केवल
सामान्य रूप से इतना हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहले संस्कृत भाषा रही, संस्कृत भाषा का विकास हुआ और वो प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत में भी अशोकी प्राकृत, पाली वगैरह भाषाएं आती हैं। तो संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा बनी, अपभ्रंश से अवहट्ट भाषा बनी और उसी अवहट्ट से आधुनिक आर्य भाषा या फिर मैं ये कहूं कि हिंदी भाषा बनी। तो ये इसके पूर्व भी जैसे संस्कृत की हमने बात की, उसके बाद जो पाली भाषा है, पाली भाषा को सबसे अधिक जिस राजा का संरक्षण रहा है वो है सम्राट अशोक। आज भी सम्राट अशोक के समय के शिलालेख या उनके जो पत्र व्यवहार वगैरह है या प्रशासनिक उनका जो कार्य था आज भी इसी भाषा में हमको मिलता है। तो संक्षेप में यदि मैं कह दूं, ये गौतम बुद्ध के वचनों की भी भाषा रही है, पाली भाषा। तो सम्राट अशोक ने अपने प्रशासन के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया है। जैसे राजभाषा के लिए हम यहाँ पर संक्षेप में कह सकते हैं और इसका प्रयोग ईस्वी सन 500 के आसपास तक हमको ये मिल जाता है और इसका विकास, इसका जो विकास है पूरा बिहार या हम कहेंगे कि उत्तरी भारत में इसका विकास हमको दिखाई देता है। अब देखिए, क्योंकि संस्कृत भाषा का व्यवहार या उसका प्रयोग अधिक न होने के कारण संस्कृत भाषा का व्यवहार सीमित हो गया, इसका प्रयोग भी सीमित हो गया, भाषा का विकास हुआ और दूसरी भाषा पाली भाषा या प्राकृत भाषा का प्रयोग हमको यहाँ पर अधिक दिखाई देता है। और इसी पाली या प्राकृत भाषा से बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते हमको अपभ्रंश भाषा का प्रयोग अत्यधिक रूप में हिंदुस्तानी आक्रमणकारी कहो या राजाओं ने इसका प्रयोग किया है अपभ्रंश भाषा का, और हिंदी या अपभ्रंश भाषा का ही एक रूप मानी जाती है। हाँ, जो विदेशी शासन करता है यहाँ पर आए, जो बाहर के लोग जो हमारे हिंदुस्तानी मूल के नहीं थे, उन्होंने जब हम पे हमला किया, यहाँ पर राजकार्य किया, जैसे मैंने इसके पूर्व कहा कि वो आए तो अपनी भाषा को भी लेकर आए, अपनी संस्कृति को लेकर आए। तो कई अरबी फारसी के शब्द जो है हमको उस हिंदी में हमको दिखाई देते हैं। आज भी यही कारण है, आज भी यही कारण है कि हिंदी में अरबी फारसी के शब्द आपको अत्यधिक रूप में मिलते हैं। मतलब ये कहूं कि 10वीं शताब्दी के आसपास राजकाज में एक ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा था जिसमें एक और शताब्दियों से आए संस्कृत के शब्दों के अपभ्रंश के शब्द रहे हैं, तो दूसरी ओर विदेशी शासकों की भाषा अरबी फारसी के शब्दों का भारतीयकरण शब्द जो है हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। मतलब एक जगह जो संस्कृत के शब्द हैं उनका भी प्रयोग मिलता है और कुछ अरबी फारसी के जो रूपांतरित भारतीय शब्द है यह इसका भी प्रयोग जो है हमको यहाँ पर मिलता है। जब ये मुस्लिम वंशी या मुगल वंशी राजों ने हम पर राज किया, उस समय मतलब नाम यदि उदाहरण के लिए आपको बताना ही है कि मोहम्मद कासिम बिन तुगलक या गजनवी, मतलब गजनवी से लेकर तो अलाउद्दीन खिलजी तक, जिसमें तुगलक या मुगल बादशाह ये सब कुछ है, इनके राज में भी प्रशासन के लिए हिंदी का ही प्रयोग होता रहा। यद्यपि इन सम्राटों की भाषा अरबी फारसी थी, वो मूल रूप से अरबी फारसी का प्रयोग करते थे, लेकिन स्थानीय जनता को संपर्क रखने के लिए, उनसे विचार विनिमय करने के लिए या प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने स्थानीय भाषा का प्रयोग करना ही उचित समझा। विशेषकर हिंदी को ही जो है प्रशासन के लिए अपनी भाषा बनाई, प्रशासन के लिए हिंदी भाषा को ही इन्होंने अपनाया। इतना ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा योगदान इस हिंदी भाषा के लिए जितना मुगलों का रहा, देशी जो राजे हैं, जब
और भी जो दूसरे राजा हैं जिसको हम हैदर अली या टीपू सुल्तान कहेंगे, इन्होंने भी काफी जो है प्रचार एवं प्रसार किया है। मैं विशेषकर टीपू सुल्तान का इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि ये दक्षिण में राजा होकर गए हैं और वहां पर हिंदी का पनपना अत्यधिक दुष्कर कार्य था। आज भी ये मुश्किल है, लेकिन अब ये बढ़ रहा है। खैर, और आगे बढ़ते हैं। जो सिकंदर लोधी के शासनकाल में राज्य का काफी काम हिंदी में होता रहा है। मुगलों की दरबारी भाषा भले ही फारसी हो, जैसे मैंने कहा, लेकिन बोलचाल की भाषा न होने के कारण भारत भर में हिंदी भाषा का ही उन्होंने विकास किया, हिंदी भाषा का ही उन्होंने प्रयोग किया। ऐसी स्थिति में हिंदी को यह राजभाषा कहा जा सकता है। जो वो लोग जो है लोधी वंश के लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया प्रशासन के लिए, उसको हम राजभाषा ही कहेंगे। और इसके लिए और मैं आगे जाऊं, मुगल काल तक मैं आ जाऊं, तो जैसे अकबर स्वयं जो है हिंदी में लिखते रहे हैं, जहांगीर को अच्छी हिंदी आती थी, औरंगजेब के काल तक हिंदी की विविध शैलियां प्रयोग में आने लगी थी। इतना तो निश्चित है कि मुगल काल में हिंदी काफी जो है वो विकसित हुई है। देखिए, न केवल विकसित हुई है, मैं कह रहा हूं कि इन जो मुगल कालीन राजाएं थे, इनकी स्वयं की मातृभाषा अरबी फारसी होने के बावजूद भी ये लोगों ने हिंदी सीखा है। इनको हिंदी अच्छी तरह से आती थी। मैंने उदाहरण बताया, अकबर स्वयं हिंदी में लिखते रहे। औरंगजेब काल तक जो है हिंदी के कई प्रयोग या फिर कई प्रकार हिंदी के या भाषा के प्रकार हमको यहाँ दिखाई देते हैं। मैंने कहा ना कि आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ, असमी है, बंगाली है, उड़िया है, भोजपुरी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, बहुत सारी हिंदियों का अलग अलग जो है प्रकार यहाँ पर चलते रहे हैं। तो मुगल काल में इसका काफी जो है वो विकास हमको दिखाई देता है। और ये तकरीबन 17 से 18 शताब्दी तक यही चलता रहा। और 18वीं शताब्दी के बाद ये याद में रखिए, केवल विदेशी राजा या विदेशी शासक ही नहीं, बल्कि हमारे भारतीय जो शासक रहे, भारतीय शासक मतलब भारत की छोटी छोटी रियासतों में, राज्यों में बटा हुआ था। तो वहां के जो छोटी छोटी रियासतों के राजा हैं, उन्होंने भी हिंदी का प्रयोग किया है। ग्वालियर के राजा माधव राज या जयसी राव सिंधिया, जो आप सिंधिया के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी क्या है, हिंदी में ही अपनी राज आज्ञाएं जितनी भी है वो हिंदी में ही निकाली है। एक पत्र भी लिखा था 27 नवंबर 1853 को शेख गुलाम हुसैन, उनको जो है इन्होंने दावत दी थी, और वो जो पत्र है वो हिंदी में लिखा था। ये विशेष बात है। तो राजभाषा की मैं बात कर रहा हूँ, तो पत्र व्यवहार में भी हिंदी का ही प्रयोग होता रहा। तो पत्र व्यवहार शासन का है, इसलिए हम इसको राजभाषा कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, तो फारसी का प्रयोग इन्होंने बंद किया। सन 1807 में अलवर में उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजज्ञा निकाली गई। इस प्रकार समूचे राजस्थान में रियायतों में कामकाज की भाषा हिंदी रही है। देखिए, इतना ही नहीं, राजस्थान या फिर बड़ौदा, ग्वालियर आदि जितने भी नरेश थे, जितने भी राजा थे, इन्होंने क्या है, इन्होंने हिंदी में ही या हिंदी भाषा को ही अपनी अपनी राज आज्ञाएं प्रशासन के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है। इसके बाद जब आते हैं हम ब्रिटिश सरकार की ओर, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर आगमन हो गया। ब्रिटिश सरकार का आगमन मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी है या अंग्रेजों का शासन हम पर रहा, ठीक वही बात जैसे मुगलों की सैयद वंश की या लोधी वंश की बात आती है। इन्होंने भी जो है आते समय अपनी भाषा अंग्रेजी को यहाँ लाया, और काफी मुश्किल हो गई उनको, क्योंकि यहाँ पर जब उनको राज करना है तो जाहिर बात है कि जो जनसामान्य व्यक्ति है उनको ये भाषा समझ में आए, इसलिए कुछ
विदेशी शासकों ने भी हिंदी का प्रयोग किया, हिंदी को सीखा है। इतना ही नहीं तो यहाँ पर उनकी परीक्षाएं भी दी है और परीक्षाएं भी पास की है। एक नाम मैं बता दूं, वह है विलियम बटरवर्थ बेली, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिक, उसके बाद लॉर्ड मैकाले आदि, या फेडरिक पिनकॉट आदि बहुत सारे ऐसे राजाएं हैं जो माफ कीजिएगा अधिकारी है, जो अंग्रेजी शासन के ये लॉर्ड हुए हैं, या कहने का मतलब अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन्होंने किसी न किसी स्तर पर अंग्रेजी के बजाय हिंदी का प्रयोग किया। बाद में धीरे धीरे कर अंग्रेजी भाषा को भी उन्होंने यहाँ पर प्रचारित किया हिंदुस्तान में। इस कारण राजभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी हमने जो है वह स्वीकार किया है। आज हम देखते हैं कि जितनी भी आज्ञाएं, जिसको हम प्रस्ताव कहेंगे, या जितने भी इस तरह के पत्र आते हैं जो सरकार से संबंधित है, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आते हैं। ये इसी कारण हुआ है कि अंग्रेजों की राज सत्ता हिंदुस्तान पर रही है और उन्होंने अपने अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया है, और इसी कारण जो है हमको उनके कई शब्द आज भी इसमें दिखाई देते हैं। अब देखिए कि इस प्रकार कंपनी, भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार दोनों के सामने महत्वपूर्ण सरकार की कामकाज की भाषा के संबंध में प्रश्न हमेशा बना रहा था कि किस तरह से हमको ये करना चाहिए, किस तरह से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप शायद इस बात को समझ रहे हैं, है ना। यहाँ तक कि मैकले ने मिनट के बाद ही थॉमसन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट आदेश दिया कि इंग्लिश अफसरों के सिवाय जनता के साथ सभी कामकाज वर्नाकुलर भाषा में किए जाए। ऐसे कई ऑर्डर्स निकले हैं कि ठीक है, आप आपस में बात जब करेंगे वो अंग्रेजी में करो, ठीक है, लेकिन जब जो है तुम जनता के साथ जब कामकाज करोगे, काम करोगे, कार्य करोगे, तो वर्नाकुलर भाषा जो वहां की भाषा है उसी का प्रयोग किया जाए। जिला स्तर पर स्थानिक प्रशासन में, जैसे उस समय भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, मगही, राजस्थानी आदि जन भाषाओं का प्रचलन था। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी हिंदी का प्रचलन था। नेपाल के साथ पत्र व्यवहार हिंदी में होता था। देशी रियासतें के साथ पत्र व्यवहार भी देशी भाषाओं में होता था। और यही कारण है कि आज जो हिंदी देश की जो राजभाषा बनी है, उसका प्रमुख कारण ये है। ये तो अंग्रेज तो है, मुगल तो है ही, उसके साथ साथ जो आस पास पड़ोस के जो देश है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इनके साथ भी जब पत्र व्यवहार होता था तो पत्र जो है अधिकांश हिंदी में ही लिखे जाते थे। और यहाँ पर जो प्रयोग है स्थानीय बोली, जैसे मैंने कहा कि आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, हिंदी का ही ये रूप है, हिंदी भाषा के ही ये रूप है जो समस्त आर्य भाषाएं हैं, उनका ही प्रयोग यहाँ पर होता रहा है। ये जो है इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। मतलब जो राजभाषा आज जो हिंदी राजभाषा बनी है, देखिए अधिकांश राज्यों की राजभाषा हिंदी। इस संदर्भ में कह रहा हूँ सर, मतलब ये कहेंगे कि आप सर ऐसे कैसे कह रहे हो, अभी आपने मराठी का उदाहरण दिया था पिछले पीरियड में, ठीक है मराठी राजभाषा है महाराष्ट्र की, लेकिन अधिकांश जगह पर जब महाराष्ट्र को अपना कार्य चलाते हैं मराठी में, लेकिन जब दिल्ली गवर्नमेंट को, भारत सरकार को पत्र लिखना है तो मराठी में थोड़ी लिखेंगे। तो राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो हिंदी या अंग्रेजी में ही उनको पत्र लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस संदर्भ में हिंदी जो है हमारी भारत की राजभाषा है, इसमें पत्र व्यवहार वगैरह होता रहा है। अंत में जैसे पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम एक 4-5 पंक्तियों में इस प्रकार से आपको बता सकते हैं कि भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों में परिवर्तन तथा संघर्ष हो रहा था। उस समय की बात, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात मैं कर रहा हूँ। वहां दूसरी ओर भाषा के क्षेत्र में भी क्रांति हो रही थी।
भाषा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर क्रांति हो रही थी। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक उठापटक हिंदुस्तान में बहुत रही है। मैंने कहा कि ईस्वी सन पूर्व से हम पर जो है विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। तो इन उठापटक के साथ साथ भाषा का क्षेत्र में भी काफी क्रांति हिंदुस्तान में हुई है। अकबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक ब्रज भाषा की मान्यता दरबार और राजकाज में रही है, किंतु बाद में वो धीरे धीरे घटती गई। ब्रिटिश काल तक दिल्ली और आसपास की खड़ी बोली ने साहित्य की भांति प्रशासन में भी अपना स्थान बना लिया। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आता था दिल्ली को ही अपना केंद्र बना लेता था। कई राजाएं अलग अलग केंद्र में चले गए, लेकिन प्रमुख रूप से दिल्ली को ही केंद्र माना जाता था। और आज भी दिल्ली ही केंद्र है हमारे देश का, जो प्रशासन का केंद्र है और दिल्ली है, जिसको भारत सरकार हम कहते हैं। और वहीं से पूरे ऑर्डर्स, आज्ञाएं, प्रशासनिक जितना भी कार्य है ये वहीं से होता है, दिल्ली से। तो इस दिल्ली के आसपास, दिल्ली, आगरा, मेरठ, कानपुर, इनके आसपास खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होता है। उस समय भी होता था, आज भी होता है। यद्यपि मैं कहूं कि खड़ी बोली या हिंदी का श्रेष्ठ रूप, परिनिष्ठित रूप, स्टैंडर्ड हिंदी यद्यपि कहाँ बोली जाती है, यद्यपि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इसका उत्तर वही है, दिल्ली, आगरा, मेरठ और कानपुर, ये 4 जिलों के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी को श्रेष्ठ हिंदी कहा जाता है, परिनिष्ठित हिंदी कहा जाता है। इस कारण क्या है कि खड़ी बोली ने जो है, जाहिर बात है, प्रशासन का स्थान ग्रहण कर लिया। उस काल में अंग्रेजी राजकाज की भाषा होने से उसने अपना वर्चस्व बना लिया और अन्य भाषाओं को पीछे धकेल दिया। और अंग्रेजी का प्रभाव इतना अधिक बढ़ा कि जो दूसरी भाषाएं थी, मतलब जैसे मैंने भोजपुरी की बात की, मैंने अवधी भाषा की बात की, मैंने ब्रज भाषा की बात की, मैंने बिहारी की बात की, मैंने गुजराती भाषा की बात, इनको पीछे धकेल दिया, क्योंकि अंग्रेज चारों ओर फैल गए और अपनी भाषा का या अंग्रेजी भाषा का बहुत अधिक बोलबाला रहा। इसलिए अंग्रेजी भाषा ने अन्य भाषाओं को पीछे धकेला, जिसमें हिंदी भी रही है, हिंदी भी थी, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से हिंदी वो नहीं आती। किंतु इससे हिंदी की प्रशासन संबंधी शब्दावली समृद्ध हुई, लेकिन हिंदी पीछे नहीं है, बल्कि इसमें तो और भी इसकी प्रगति हुई है, क्योंकि अंग्रेजी के कई शब्द हिंदी में आए हैं। जैसे इसके पूर्व हमने देखा, या पिछले पीरियड में भी मैंने इसका जिक्र किया है कि जो प्रशासनिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली है, इसमें अंग्रेजी के कई शब्द हैं। और हमने इसीलिए अंग्रेजी के शब्द लिए क्योंकि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन रहा है, इसलिए कि देश में, माफ कीजिएगा, पूरे विश्व में अंग्रेजी ज्यादा स्तर पर बोली जाती है, अधिकाधिक देशों में बोली जाती है। इसलिए हमने अंग्रेजी भाषा के ही शब्दों को ग्रहण किया, उनका निर्माण किया, उनका अनुकूलन किया या उनका संचयन किया और हमारी पारिभाषिक शब्दावली हमने बनाई। इसी कारण, यही इसका मूल कारण था। और इसी कारण जो है आज हमारी जो राजभाषा हिंदी है या क्या राष्ट्रभाषा हिंदी है, यह इसका शब्द भंडार भी इतना अधिक सशक्त हुआ है। इस दृष्टि से प्रशासन की भाषा के रूप में हिंदी पर अरबी फारसी की शब्दावली, अंग्रेजी के लोक व्यवहारिक शब्दों, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों और ग्रामीण शब्दों का पूर्णतः प्रभाव जो है देखा जा सकता है। और इसी कारण आज जो राजभाषा हिंदी है, इसमें हमको जो है मतलब पूरे विदेशी भी भाषाओं का प्रभाव है और साथ में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट आदि भाषाओं का भी प्रभाव है और अरबी फारसी भाषाओं का भी प्रभाव हमको दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर इतनी सारी भाषाओं का प्रभाव होने के कारण अरबी फारसी, अंग्रेजी, देशी जो आर्य भाषा है वो है, उसके बाद संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, बहुत सारी भाषाएं। और इसी कारण क्या है, ये जो राजभाषा हिंदी है
वह इतनी अधिक सशक्त बनी हुई है, क्योंकि इसका इतिहास इतना गौरवशाली है, इसका इतना इतिहास इतना प्राचीन है, इतना बड़ा है। केवल प्राचीन होने से कुछ नहीं होता, लेकिन बड़ा है। किसी एक विदेशी आक्रमणकारी हिंदुस्तान पर आता और चला जाता तो भाषा में इतना अधिक अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ईसवीसन पूर्व से हम पे आक्रमण हुए और उनकी अपनी भाषा और संस्कृति का प्रभाव हम पर पड़ा, या यूं कहें कि हिंदी पर पड़ा। और इसी कारण ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि आज जो है हिंदी दूसरी से तीसरी महत्वपूर्ण विश्व की भाषा है। मैं तो दूसरी कहता हूँ, लेकिन अरबी फारसी वगैरह भी बहुत चलती है, लेकिन अंग्रेजी के बाद यद्यपि किसी भाषा का प्रचलन सबसे अधिक होता होगा तो वह जो है वो हिंदी है। यह जो है राजभाषा हिंदी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था। मैं समझता हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले पीरियड में हम जो है संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। जैसे हमने इससे पहले ही आपको कहा है कि ये जो राजभाषा है, हमने इससे पहले अवधारणा देखी किसको कहते हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इसके बाद हमने देखा इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसका इतिहास क्या कहता है, हम इसका इतिहास को हमने विस्तार से उस पर चर्चा की है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि राजभाषा को संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, किस तरह से इस राजभाषा को रखा गया है, इसके अनुच्छेद क्या क्या है, धाराएं क्या क्या है, और किस धारा के अनुसार या किस अनुच्छेद के अनुसार कौन सी भाषा रहेगी या हिंदी कैसे रहेगी, इसका संपूर्ण विवरण। क्योंकि देखिए परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको ये धाराएं या अनुच्छेद जो है प्रश्न में पूछे जाते हैं, भले ही दीर्घोत्तरी प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो, आपके लिए ये धाराएं पूछी जाती है। क्योंकि संविधान में हिंदी की जो अवधारणा है, उसके जो अनुच्छेद है वो याद में रखिए। यह आपको पूर्ण रूप से पूरे डिटेल में जो है हम अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे नए पीरियड के साथ, नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।